बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, आज लाहौर में NA-133 का इलेक्शन हुआ है, जिसके गैर हतमी नताइज अभी तक सामने आ रहे हैं। ये इस जो इलाका है, इसके अंदर में 4,40,485 रजिस्टर्ड वोट्स हैं, जिसके अंदर से 2,33,598 मर्द हैं, 2,06,927 ख़वातीन हैं। मुस्लिम लीग नून से शाइस्ता परवेज़ मलिक हैं यहाँ पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से असलम गिल साहब हैं, और इनके अलावा 11 और कैंडिडेट्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमशेद चीमा साहब इसमें रिजेक्ट हो गए थे फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। याद रहे कि लास्ट टाइम ये जो सीट थी ये खाली हुई थी, परवेज़ मलिक साहब अल्लाह नसीब करे वो वहाँ से रुकन कौमी असम्बली हुए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और लास्ट टाइम उनकी जो लीड थी वो 89,699 थी, और पिछली दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 5,558 वोट डले थे। अगर मैं इस वक्त की बात करूं, जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इस वक्त 142 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं। नून लीग की शाइस्ता परवेज़ मलिक 27,938 वोट लेकर पहले नंबर पे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल 17,168 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट पे इस पे बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में जो सियालकोट फैक्ट्री में प्रियंथा कुमारा के साथ जो कुछ हुआ और जिस तरह दरिंदों ने उसको मार दिया, पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई है उसमें श्रीलंकन मैनेजर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंथा की मौत दिमाग और चेहरे पर ज़रब लगने से हुई। तशद्दुद से प्रियंथा कुमारा के जिस्म का 99% हिस्सा मुकम्मल तौर पर जल चुका था। बाजू, कूल्हे समेत तमाम हड्डियां टूट चुकी थीं। प्रियंथा का सिर्फ एक पाँव ठीक था, बाकी पूरे जिस्म में एक भी हड्डी सलामत नहीं बची। इंसानियत सोज खेल को फैक्ट्री गार्ड्स रोकने में नाकाम रहे। फैक्ट्री वर्कर्स मैनेजर को मारते हुए नीचे लाए, मार कर जान से ही मार दिया और बाद में लाश को जला दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि चंद गैर मुल्की कंपनियों के वफद ने फैक्ट्री का दौरा करना था। मैनेजर ने वर्कर्स को कहा कि सब मशीनें साफ़ होनी चाहिए। मैनेजर ने मशीन पर लगे स्टिकर्स हटाने को कहा। मुबैना तौर पर फैक्ट्री मुलाजमीन ने स्टिकर नहीं हटाया तो मैनेजर ने खुद हटा दिया। बादियो नज़र में वर्कर्स ने स्टिकर्स का बहाना बनाकर तशद्दुद किया। स्टिकर पर मजहबी तहरीर दर्ज थी। वाक़े के वक्त फैक्ट्री के इर्द गिर्द तकरीबन 1,000 लोग मौजूद थे, जिनके अंदर ये दरिंदगी हुई और उस मैनेजर को जला दिया गया। इस पर बात करेंगे, और प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में मेरे साथ हैं अलीना शिगरी, एंकर पर्सन है तज्जिया है, मेरे साथ हैं फैसल अजीज़ खान, एंकर पर्सन है तज्जियाकार हैं, और प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में मेरे साथ होंगे एहसान गनी, आप फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, और मेरे साथ होंगे साजिद कियानी, DIG ऑपरेशंस पंजाब को देखते हैं जी। थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत शुक्रिया। अलीना, आपसे मैं बात का आगाज़ करता हूँ। लाहौर का जो इलेक्शन है, एक्सपेक्टेड यही रिजल्ट था जो इस वक्त तक आ रहा है। शाइस्ता परवेज़ मलिक लीड कर रही हैं, लेकिन एक जो हम लोग चीज़ देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत रिवाइव किया है। कहाँ 5,558, और अभी एज ऑफ राइट नाउ जो उनका नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, 17,108 पर है एज ऑफ राइट नाउ। कैसे देख रही हैं लाहौर के इलेक्शंस को आप? अस्सलामुअलैकुम मंसूर, थैंक यू सो मच फॉर येट अगेन हैविंग मी ऑन योर शो। मंसूर, आपने जिस तरह से मेंशन किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लीड कर रही है, डजंट कम एज अ सरप्राइज बिकॉज ये नून लीग का गढ़ समझा जाता है ये हल्का, और रिवायती तौर पे जो गुज़िश्ता 3 इलेक्शंस की भी अगर आप नताइज उठा के देख लें तो नून लीग के ही कैंडिडेट्स को इस पर एज हमेशा से हासिल रहा है, और अगरचे मार्जिन्स गुज़िश्ता सालों में हमें गुज़िश्ता इलेक्शंस में बड़े ज़्यादा नज़र आते थे। लास्ट इलेक्शंस में भी हमने देखा परवेज़ मलिक साहब जो 2018 के इलेक्शंस में बल्कि जो हमें नज़र आए थे, उनके वोट्स जो है उसकी तादाद, उससे पहले भी नून लीग के जो कैंडिडेट थे वो तकरीबन जो है उसमें बताया जाता है कि जी लाख से ज़्यादा उनके वोट्स थे। तो ये नून लीग के गढ़ है, नून लीग का जो है ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और नून लीग को इस पे बर्तरी हमेशा से हासिल रही है। बट मंसूर, इंटरेस्टिंगली दिलचस्प मुकाबला तब होता है जिसमें अगर
तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हमें नजर आते। जमशेद चीमा साहब जो कि बड़े एक सीजन्ड पॉलिटिशियंस कंसिडर किए जाते हैं, स्पेशल असिस्टेंट भी है प्राइम मिनिस्टर के, उनसे इस किस्म की जो नॉमिनेशन पेपर्स जब कैंसिल हुए थे और जो वजूहात बताई जा रही थी कि उनसे फॉर्म वो सही तरह फिल नहीं कर सके, पहला एतराज तो ये भी उठाया कि जी वो रेजिडेंट ही नहीं है उस हल्के के। लेकिन इस पर नून लीग को ये बात कहने की और ये तनकीद करने का मौका जरूर मिल गया कि ये शायद हमारे सामने मुकाबला करने आना ही नहीं चाहते थे और ये कॉन्टेस्ट ही नहीं करना चाहते थे, तो लिहाजा इन्होंने ये डिलिबरेट इनकी तरफ से एक मूव है, ऑन पर्पस ये किया गया है। सो ऑन पर्पस हमें, मतलब मेरे लिए भी ये समझना बड़ा मुश्किल है कि वो एक फॉर्म नहीं फिल कर सक रहे हैं सही तरह, कि वो इस कॉन्टेस्ट से बाहर कर दिए गए। तो इसमें क्या इसको, क्योंकि कंट्रोवर्शियल ये एक बात बनाई गई नेचुरली, और बड़ा दिलचस्प होता कि हम भी देखते कि 3.5 साल के बाद मौजूदा हुकूमत जो है वो कहाँ खड़ी है, क्योंकि जब ये हुकूमत 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत कायम की, तो 60 दिन के अंदर जो 2 ज़िमनी इंतखाबात हुए थे वो बड़े मार्का कंसिडर किए गए थे, क्योंकि लाहौर की 2 सीटें मौजूदा हुकूमत के हाथ से निकल गई थी। आपको याद होगा साद रफीक साहब का हल्का और शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो इमरान खान साहब ने बिल्कुल विकेट की थी जो सीट्स। तो कहने का मकसद है 2 हल्के वो आपके हाथ से निकल गए 60 दिन के अंदर, और ये बड़ा ही सरप्राइजिंग इस बात के हवाले से जरूर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जो सेंटर में जिसकी हुकूमत होती है हमेशा ज़िमनी इंतखाबात में उनको एज हासिल होता है, हुकूमत के पास तमाम, बिल्कुल ये हमेशा कंसिडर किया जाता है कि ज़िमनी इंतखाबात में उनको एज होगा, उनको बढ़तरी हासिल होगी। और इंटरेस्टिंगली ये जो अब नताइज और 60 डेज के अंदर जो 2 नताइज आए थे वो भी एक आई ओपनर था मौजूदा हुकूमत के लिए, और अब भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात ये थी कि तहरीक इंसाफ बाहर निकल गई इस इलेक्शन रेस से, पॉइंट आ गया जी दो के दरमियान मुकाबला। और आपने वीडियोस भी देखी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह से वोट मांगती हुई नजर आ रही थी, तो ये भी इंटरेस्टिंग था। सोशल मीडिया पे बड़ा ही कोई बहस और फैसल साहब ठीक हो गया जी। फैसल साहब 2008 के अंदर परवेज मलिक साहब अल्लाह जे नसीब करे, इनको 44,000 वोट मिले थे और ये जीते थे। 2013 के अंदर 1,26,887 वोट मिले। 2018 के अंदर 79,699 वोट मिले। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 5,558 वोट मिले। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त 18,612 वोट डले हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस आप कैसी देख रहे हैं जी? थैंक यू काजी साहब। इस हलके में आप हलके के लोगों के अलावा पूरे पाकिस्तान से अगर सर्वे करें या पाकिस्तान से बाहर सर्वे करें, तो लोगों की दिलचस्पी इस बात के अंदर है कि वो कुरान पाक के ऊपर हाथ रखकर 2,000 रुपए और 5,000 रुपए वाले क्लिप का क्या बनेगा, क्या होगा। और दोनों पार्टीज के दरमियान जो एक सख्त रवि पैदा हुई पीटीआई के बाहर जाने के बाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, तो ये दंगल के सिमत बैठेगा। और ये जो हमारे माशरे के अंदर खुलकर सामने आया, क्योंकि ये नई बात नहीं है, बहुत आम सी बात है कि कुरान शरीफ के ऊपर हल्फ लिया जाता है और उसके बाद पैसे दिए जाते हैं और उसके बाद अपना सब कुछ, अपना मुस्तकबिल दे दिया जाता है। तो उस मंसूर, इसमें जो सवाल आपने उठाया, उससे पहले मैं चाहता था कि इस पॉइंट को लूं कि इससे मुतालिक दरखास्त इलेक्शन कमीशन में मौजूद है, इस हलके से मुतालिक मौजूद है, और पीटीआई की लापरवाही कहें या वो वाला नुक्ता नजर जो मेरी दोस्त पहले फरमा रही थी कि डेलिबरेटली किया है पीटीआई ने कि वो मुसलसल हारते आ रहे थे, तो उन्होंने कहा वॉकआउट दे दें। लेकिन किसी भी तरीके से पीटीआई को आप यहाँ पे बनी ज़िम्मा करार नहीं दे सकते कि उनके पास कोई ऐसा कैंडिडेट ही नहीं था। फर्ज करें कि वो यहाँ के रेजिडेंट्स नहीं थे चीमा साहब, फर्ज करें कि कागजात ठीक नहीं थे, तो उनके पास कवरिंग कैंडिडेट नहीं था, उनके पास ऐसा सेटअप ही नहीं था। वो हुकूमत में रहते हुए एक इतने बड़े शहर में इतनी अहम पोस्ट के ऊपर कैंडिडेट नहीं ला सके। आप अंदाजा लगाएं मैच्योरिटी पीटीआई की। अब आ जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के सामने पंजाब में हैंड्स अप कर चुकी है, और उनके पास जिस तरीके से वो स्टेप्स उठाते रहे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हों, दोनों की लीडरशिप के अंदर, हम अगर पिछले 10 साल के अंदर देखें पंजाब के अंदर लीडरशिप क्राइसिस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो एज सच कोई लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म पॉलिसी नजर ही नहीं आई। ओके, ये सरप्राइज है जो इस वक्त इतने सारे वोट ले लिए हैं। ये सरप्राइज है कि आखिर पीटीआई के बाहर होने से क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई बड़ी कैंपेन चलाई, उनके कैंडिडेट अच्छे हैं, उनका मैनिफेस्टो अच्छा है, उनकी सिंध में गवर्नेंस अच्छी है, उनके वादे अच्छे हैं, आखिर किस बुनियाद के ऊपर इतने ज्यादा वोट लिए हैं,
तो मैं सरप्राइज हूं कि इतने ज्यादा वोट इन्होंने ले लिए हैं। ठीक हो, अब मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन हाँ, मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है और लग रहा था कि मुस्लिम लीग नून जीतेगा और मेरे ख्याल है उनके कैंडिडेट जीत जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अलीना, डेलिब्रेशन ये कहा जा रहा है और हम में से बहुत सारे लोगों का ये व्यू पॉइंट है कि जो इस वक्त फैसल का भी मेरे ख्याल में वही व्यू पॉइंट है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता चल गया था कि सिचुएशन क्या है और यहां पर सिचुएशन बड़ी ही ऑकवर्ड है, और इसलिए उनका, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफ द रिकॉर्ड कि जी बड़ा अच्छा फैसला होया है जी, बिल्कुल ठीक होया, सानू जाना ही नहीं चाहिए सी अदेज, बिकॉज हम लोग अगर हार जाते तो वो ज्यादा बदनामी होती। डू यू एग्री ऑन दैट? भाई लिटमस टेस्ट होता ना ये, मैं जिस तरह से पहले से भी कही थी, 3.5 सालों में मौजूदा हुकूमत इस वक्त किधर खड़ी है, ये एक आई ओपनर मौजूदा हुकूमत के लिए भी होता कि आप कॉन्टेस्ट करते और इसमें होना चाहिए था आपको कि कोई तगड़ा कैंडिडेट। और ये बात मैं जिस तरह मेंशन कर रही हूँ कि दिस वाज वन ऑफ द रीजंस जो कि कोट किया गया नॉमिनेशन पेपर्स की कैंसिलेशन के हवाले से कि जी वो रेजिडेंट नहीं थे। अगर रेजिडेंट नहीं थे तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का 2018 के वो जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे वो तो मरी के कहा जाता है कि जी रेजिडेंट है, वो लाहौर के उस पर कैसे वो सीट पे जो है वो कॉन्टेस्ट भी किया था। तो कहने का मकसद है अभी बड़े कुछ बयानात हुकूमत की जानिब से भी इस हवाले से अगर आए तो इट विल आल्सो नॉट कम एज अ सरप्राइज कि जी ईसीपी की इलेक्शन कमीशन में तो आप घूम फिर के जो है वो सारे एतराजात उठाते थे ना कि बायस है, इस इदारे जो है वो बायस हो जाते हैं अगर आपके फेवर में कोई डिसीजन ना आए तो। लेकिन आपके पास एक कैंडिडेट नहीं था कोई ढंग का, और कवरिंग कैंडिडेट भी जमशेद साहब की जो है वो वाइफ थी कवरिंग कैंडिडेट। तो कहने का मकसद है कि मैंने जो एक मिसाल मैं बार बार दे रही हूँ, 2018 में सबकी नजरें लगी थी इस बात पे, ऑप्टिक्स की गेम होती है बिल्कुल मंसूर। 2018 में जिमनी उन 2 इंतखाबात 2 सीट्स लाहौर की, उस पर सबकी नजरें लगी हुई थी कि ये हुकूमत को 60 डेज में अवाम की एक्सेप्टेंस हासिल हुई कि नहीं हुई, और उसमें रिजल्ट जो है वो सबके सामने आ गया था। जिस तरह से ये 2 सीट्स उनके हाथ से निकली थी, तो यस बिल्कुल ये डिलिबरेट मूव जो है जिस तरह से ऑपोजिशन कह रही है ये नजर आती है, बिकॉज जमशेद इकबाल चीमा साहब इज अ सीनियर पॉलिटिशियन, इज अ सीजन्ड पॉलिटिशियन, और उनकी जानिब से अगर इस किस्म के वो हो कि जी सही तरह फॉर्म ही नहीं भर पाए या हुकूमत की इतनी गैर संजीदगी नजर जो इसमें आई तो वो हमारी समझ से बालातर है। बिल्कुल ठीक है। फैसल, मुझे एक चीज बताएं, जो आप अभी बात कर रहे थे मैंने उस पर अब आना था, हम लोग किस तरह के लोग हैं? हम लोग को कोई 1000 रुपए में, 2000 में, 4000 में, 5000 में खरीदेगा और हम लोग बिक जाते हैं। आज हम 2021 लाहौर की बात कर रहे हैं, जो जौन सी मर्जी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो तो खरीदार थे, खरीदने आए थे और लोग बिकने लग गए। क्या वाकई ऐसी कौम ही है हम लोग? मंसूर, आप तो आम आदमी की खरीदो फरोख्त 2000 की बात कर रहे हैं। हम सेनेट के इंतखाबात के अंदर करोड़ों रुपए एक दूसरे को देखते लेते हुए क्लिप जारी होने के बाद देख चुके हैं, और वजीर आजम पाकिस्तान की पार्टी वो देख चुके हैं। यहाँ पे हम एक बार नहीं 2 बार सेनेट के इंतखाबात के अंदर MNAs, MPs फुल बकाव है। हम एज अ कौम अगर देखें, आपने अगले सेगमेंट में सियालकोट वाला मामले को देखना है, डिस्कस करना है। आप ऐसा कौम क्या है, आपको मौका मिलना चाहिए। फिर आप देखें, मजहब को एक साइड पे रखते हैं, वालिदैन की तरबियत को एक साइड पे रखते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आकीदे को भी हम एक साइड पे रख देते हैं, और हम ऐसा कुछ करना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह अकबर, कुरान शरीफ के ऊपर हाथ रखा और 2000 रुपए ले लिए और आपका वोट हुआ। इसी तरीके से हम सेनेट के इंतखाबात में देखते हैं, और ये सब बोल रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, ये ज़रदारी साहब बोल रहे हैं, ये मियां साहब बोल रहे हैं, ये हमारी सारी लीडरशिप कह रही है, हमारे जज साहिबान कह रहे हैं, हमारा मीडिया कह रहा है, हमारे थिंक टैंक कह रहे हैं। तो ये सूरत हाल ये कि एज ए नेशन हम जो है वो इंतहाई करप्ट है, और हमें बस नोट दिखना चाहिए, उसके बाद हम उसी साइड पर चलना शुरू कर देते हैं, कुरान पर हाथ तक रख देते हैं। तो इस माशरे के अंदर बहुत सारे लोग तो कहते हैं ये डेमोक्रेसी का हम करेंगे क्या। मैं भी आज एक शो के अंदर बात कर रहा था, मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि पाकिस्तान में महंगाई है, सारी दुनिया में महंगाई है, लेकिन जो लाहौर में महंगाई है, जो पिंडी में महंगाई है, पेशावर में महंगाई है, जो पंजाब के शहरों में और वफाक में, इस्लामाबाद में और जो केपी में महंगाई है, वो उस महंगाई को लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इंटरनेशनल महंगाई है तो ये होनी चाहिए, तो हुकूमत मैनेज कर ले वगैरह। बिल्कुल यही महंगाई जब हम सिंध के अंदर लेकर आते हैं सारे सिनेरियो को, तो यहाँ पे स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, यहाँ पे करप्शन ज्यादा है, यहाँ मिसमैनेजमेंट के इश्यूज हैं, यहाँ खुदकुशियां हो रही हैं। तो एज अ नेशन अगर हम देखेंगे गवर्नेंस, मैनेजमेंट, लोगों का माइंडसेट, हम बिल्कुल ही करप्ट कौम है। हमें मौका मिलना चाहिए, और हम पैसे के पीछे, मतलब ये क्लिप्स जो हैं वो
हैरत अंगेज मुझे नहीं लगे, सिवाय इसके कि जिस बंदे ने जुर्रत का मुजाहरा किया, क्लिप बना उसने शेयर कर दिया। बिल्कुल ठीक में देखते ना, ये मंजर हमने केपी में देखे, पॉइंट आ गया, यही हो रहा है, हर ठीक, चीज के ऊपर ये हो रहा है। ठीक। अलीना, सियालकोट में, जी अलीना मुझे एक चीज बताएं, ये जो सियालकोट में हुआ और जिस बेदर्दी के साथ उन जानवरों ने, पहले मुझे आप ये समझाएं, मैं तो वो मुगीस और मुनीब की तकलीफ आज तक नहीं भूला। ये किस किस्म के लोग हैं, कौन है ये आप इनको इंसान कहेंगी? ये कौन लोग हैं, ये किस जहनियत के हैं? अगर आप इनको काम करने का कहें और उसके बाद ये इल्जाम लगा दें, रिलीजन को अंदर ले आए, ये किस किस्म की परवरिश हो रही है? कौन लोग हैं ये यहां पर? मंसूर, इंतहाई अफसोसनाक सानिया, और ये नया सानिया नहीं है। ये ऐसे पे दर पे हमें इस किस्म के इंसिडेंट से दो चार होना पड़ता है, इस किस्म के इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो रहे होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली अफसोस इस बात पर होता है कि अगर जो 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 मुजरिम हैं, जो ये गुनाह कर रहे हैं, जो ये सानिया में मुलव्विस हैं, जब अगर वो कैफरे किरदार तक पहुंच चुके होते तो शायद इन इंसिडेंट्स में कमी आना शुरू हो सकती। जो इमरान खान साहब की साहिवाल इंसिडेंट के बाद जो एक ट्वीट है जो बड़ा सर्कुलेट हो रहा है, वो इस बात पे है कि वजीर आजम इमरान खान साहब, और बड़ी हम उनकी इज्जत करते हैं जब वो ये बात कहते हैं कि इस मुल्क में दो कानून है, ताकतवर के लिए अलग कानून है, कमजोर के लिए अलग कानून है। लेकिन हम तो फिर उनसे पूछना चाहते हैं, बात बिल्कुल सही वो कहते हैं, लेकिन आपने 3.5 साल में उस कमजोर इंसान के लिए क्या किया? आपने उस कमजोर तबके के लिए क्या किया 3.5 सालों में? लॉ की इंप्लीमेंटेशन पर बार बार स्ट्रेस किया जाता है हर इंसिडेंट के बाद, और यही तलकीन की जाती है, यही बात की जाती है कि इस किस्म के इंसिडेंट्स में कमी आने के लिए इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ तो नजर आए हमें। कानून सिर्फ उसके लिए है जो कानून से डरता है, लेकिन जो इस कानून की धज्जियां उड़ा रहा है उसके खिलाफ कुछ नहीं है। ये आप बार बार ऐसे मनाजिर देख रहे हैं, इस साल के आगाज से भी आप देख रहे हैं कि जो वो मॉब जो है सड़कों पे निकल के स्टेट अमलाक को नुकसान पहुंचाए, जो पुलिस एहलकारों को शहीद करे, वो जो 6 से ज्यादा पुलिस एहलकार थे, किसी एक वजीर का मुझे आप बता दें कि कोई उनके घर गया हो, तो आप फिर उनसे, उन कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी क्या आप उम्मीद रखते हैं एक्शन की? जो ये श्रीलंकन सिटीजन के साथ हुआ है, मैं ये जरूर मेंशन करती चलूं, वो शख्स 11 साल से आपके मुल्क में रह रहा था, आपके मुल्क में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उसको लगा, जिसकी वजह से वो अपनी सर्विसेज आपके मुल्क में दे रहा था, आपके मुल्क के लिए काम कर रहा था, और आपके मुल्क ने उसको क्या दिया वापस? उसकी फैमिली को क्या दिया? जिस किस्म के ये सानेहा हो रहे हैं मंसूर, ये नई चीज नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर क्विकली एक चीज मेंशन करना चाहूंगी, उलमाए कराम हमारे बड़े ही एहतराम के साथ जो हम देखते हैं कि जो खुतबात में क्यों नहीं वो तलकीन कर रहे हैं, क्यों नहीं वो लोगों को, जो आप एक देखते हैं कि प्रीचिंग और अंडरस्टैंडिंग में नेचुरली देयर इज अ गैप, जिसकी वजह से ये इस किस्म के इंसिडेंट्स में बतदरीज इजाफा हमें नजर आ रहा है। लोग अपने हाथ में पॉइंट आ गया जी, पॉइंट आ गया आपका, की तरफ जा रहे हैं, और आपके उलमाए किराम जो है वो बजाय इसके कि अपना रोल अदा करें, आपको याद होगा कि ये जो रेडिकलाइजेशन जब हम कहते हैं कि इट हैज सीप्ड इनटू आवर सिस्टम, साद अजीज आपको याद होगा वो जो आईबीए ग्रेजुएट था, आईबीए का जो स्टूडेंट था, बिजनेस स्टूडेंट, जिससे अलीना पॉइंट आ गया जी, आई गॉट द पॉइंट, मुझे जरा थोड़ा सा आगे चलने दीजिएगा। ठीक ठीक, फैसल साहब मुझे एक चीज बताएं, कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता? सानिया साहिवाल ले लें, मॉडल टाउन ले लें, ये अभी टीएलपी का हुआ, 14 पुलिस के जवान शहीद हो गए। हम में से तो बहुत सारे लोगों को इतनी तौफीक नहीं होती, हम शहीद बोल रहे हैं, हम तो कहते हैं जी मर गए थे। और उसके बाद ये जो अब इंसिडेंट हुआ है, कौन लोग हैं हम? मेरा सवाल सिर्फ ये कि हम कौन लोग हैं, हमारी परवरिश क्या हो रही है, हमें क्या बताया जा रहा है, हम मजहब को लेकर कहां कहां पर मजहब के कार्ड को इस्तेमाल करते हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? मंसूर, मुझे तो खौफ है। माशरा तो हमारा यही है जो हमने ग्राउंड पर पिक्चर देखी है, ये यही है, असलियत हमारी यही है। ना पुलिस पहुंच सकी, ना कोई इदारा पहुंच सका, और उन्हें मार मार के जान से मार दिया, तेल छिड़क के आग लगा दी, जला दिया। ये हमारी असलियत है। अब खौफ इस बात का है कि अगर आपने क्लिप देखें तो उसमें जो नारे लग रहे हैं, उन नारों की आड़ में अब इनको बचाया ना जाए। आर्मी चीफ का बयान देखें, वजीर आजम पाकिस्तान का बयान देखें, लोगों की गिरफ्तारियां देखें, उनके क्लिप्स देखें, उनकी सेल्फियां देखें, पूरी पाकिस्तानी कौम मुजरिम बन गई है सारे सिनेरियो के अंदर। मैं अपने आप को कसूरवार समझता हूं। हमने, मीडिया ने वो रोल प्ले नहीं किया माशरे को बनाने के लिए, हमने उलमाए कराम को कटहरे में खड़ा नहीं किया, हमने उलमाए कराम के सामने हाथ जोड़े, जो आप फरमा रहे हैं वो ठीक फरमा रहे हैं। उलमाए कराम ने कौम के लिए वो रोल प्ले नहीं किया जो उनको करना चाहिए था, हुकूमत ने वो किरदार अदा नहीं किया।
उसके बाद ये वाकया हुआ है। पहले जो वाकयात हुए वो तो ठीक है, उनकी भी बहुत मजम्मत होनी चाहिए, लेकिन इस वाकये ने तो पूरी पाकिस्तानी कौम को एक ऐसे पॉइंट पर लाके खड़ा कर दिया है कि हम शायद पता नहीं इससे निकल पाएंगे ना निकल पाएंगे कि एक ऐसा दोस्त मुल्क का जवान जो पाकिस्तान में आके काम कर रहा था, जो पाकिस्तान की खिदमत कर रहा था, उससे पहले इस मुल्क ने हमारे लिए कुर्बानी दी है। जब हमारे मुल्क में कोई नहीं आ रहा था, वो क्रिकेट टीम लेकर आए, उनके ऊपर हमला हुआ, हमने उनके साथ ये किया है। हम सारे जिंदगी शर्मनाक इन्वायरमेंट में रहेंगे। अब खतरा मुझे ये है कि अब कहीं जलूस निकलना ना शुरू हो जाए। जब अदालतें फैसले दें तो जलूस ना निकलेंगे, इनके ऊपर सजाएं नहीं होंगी। अगर हुकूमत ने कॉम्प्रोमाइज किया, हुकूमत ने एक बार फिर कॉम्प्रोमाइज किया, बार बार कॉम्प्रोमाइज चल रहे हैं अगर हुए, तो फिर हमारी सोसाइटी का अल्लाह हाफिज है। इन लोगों को सजाएं देने की जरूरत है, जल्द सजाएं देने की जरूरत है। न सिर्फ श्रीलंकन अवाम को मुतमईन करें, उसके घर को मुतमईन करें, बल्कि दुनिया को मुतमईन करें। दुनिया को मुतमईन करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। 126वें नंबर के ऊपर हमारी अदालतें चल रही हैं। हमें बहुत सारी चीजें इस वाले केस के जरिए अपने ऊपर से धोनी है, नहीं तो पूरी कौम जो है वो सारी दुनिया के सामने हमेशा बड़ी बड़ी शर्मिंदा रहेगी। बिल्कुल ठीक है। लीना शिगरी, फैसल अजीज खान, थैंक यू वेरी मच जी। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है जी, एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जब हम वापस आते हैं तो इसी टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे और हमारे साथ एहसान गनी होंगे और साजिद कियानी मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है एहसान गनी साहब ने, फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो रहे हैं, नेक्टा के सरबराह रही हैं और मेरे साथ हैं डीआईजी साजिद कियानी, डीआईजी ऑपरेशंस हैं पंजाब के। आप दोनों का जी बहुत शुक्रिया। आइज साहब, आपसे सर मैं बात का आगाज़ करूँगा। सर मैं बड़ा खौफजदा हूँ, मैं डर रहा हूँ बात करते हुए, और मुझे किसी पुलिस का डर नहीं, किसी और चीज़ का डर नहीं, मुझे डर है सर उन जत्थों का जो मज़हब का नाम लेकर इस पूरे मुल्क के अंदर इल्ज़ाम लगाते हैं और उसका जो रिज़ल्ट है वो हमने सियालकोट के अंदर देखा। रियासत कहती है हम इनको इबरत का निशान बनाएंगे, लेकिन पीछे हमने जितने देखे उनमें कहीं पर ऐसा कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। अभी कुछ दिन पहले हमारे 14 पुलिस के जवान शहीद हुए और कहा गया कि जी हम सब कुछ करेंगे, और वो जो FIR हैं वो इस वक्त शायद मट्टी के नीचे पड़ी हों। उन्हीं जत्थों के साथ मुआहदे कर रही है रियासत। सर मुझे समझाएं कि एक आम आदमी जो इस मुल्क में रहता है, जो मुसलमान है, ये कौन सा इस्लाम है जो ये लोग प्रचार कर रहे हैं और जिसके रिजल्ट के अंदर जो इस सियालकोट के अंदर हुआ है, कैसे आप इसको देख रहे हैं? थैंक यू काजी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपको बिल्कुल डरना चाहिए, और ये आप ठीक कर रहे हैं कि डर रहे हैं, और आप तो सच बोलने से भी डरना चाहिए। एक आपने वो पुलिस शहदा का और सजाओं का जिक्र किया। एक ब्राजीलियन राइटर है पाउलो कोएल्हो का, उनकी किताब है द डेविल एंड क्राइम। उसमें वो कहते हैं कि ये किसी की ख्वाहिश नहीं होती कि वो जिस तरह से चाहती हो उस तरह से वो गुजारे। ये सिर्फ खौफ होता है जिसकी वजह से हम सब सीधे राह, हमें सजा का खौफ नहीं है। और वो सिर्फ ये लोग नहीं, हर कोई कत्ल करते हैं का खौफ, करप्शन करते हैं, सजा का खौफ नहीं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो हमारी रियासत है उसकी बहुत कम कंसिस्टेंट पॉलिसीज, तसलसल जिनको किया, जिस तरह से न्यूक्लियर हमारे जो प्रोग्राम कंसिस्टेंट है हम उसमें, इसी तरह इन जत्थों के सामने ग्रुप के सामने सरेंडर कर ये हमारी स्टेट पॉलिसी रही है। एक मैं आपको अंग्रेजी में सुनाता हूँ कि कहते हैं कि militant and gangs will not be allowed to operate in the country। ये कहीं आसमान से नहीं, ये जो मैंने दो चंद नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है,
उसका पॉइंट था। अभी ये जो नया आया है नया, तो जहां आपके नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है और आप कुछ उसके बारे में कर रहे हैं, आपकी रियासत इन्हीं लोगों के हॉस्टेज हमने एज ए स्टेट जब भी फैसला किया कि हम इस को करना और उसको करेंगे, कर लिया है। लेकिन वहां पे ये भी मिलिट्री प्रॉब्लम्स के लिए आपको मिलिट्री सोल्यूशन चाहिए, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के लिए आपको पॉलिटिकल सोल्यूशंस चाहिए। अब मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर तो नहीं हूं, लेकिन एक अमेरिकन प्रोफेसर हैं फिलिप जेनकिंस, उन्होंने कुरान शरीफ को और बाइबल को थोड़ा सा सीखी है। कि कुरान शरीफ में जो अहकाम है ये ज्यादा कम बड़ी है और मुझे एहसान साहब मुझे आपकी थोड़ी जी सर मुझे थोड़ी आपकी आवाज़ आ रही है, मुझे ज़रा आपकी आवाज़ ठीक करा लेने दें। आपकी आवाज़ में जी काफ़ी वो एको आ रही है। लेट देम मैनेज इट। साजिद कियानी साहब की तरफ मैं आता हूँ। पंजाब पुलिस ने वो जो मुनीब और मुगीस की बार हुआ था, तब मुझे आई स्टिल रिमेंबर जो उस वक्त अफसरान थे, वो बड़ा एक एलिगेशन था स्ट्रॉन्ग किस्म का पुलिस के ऊपर कि पुलिस ने वहाँ पर अटेंड नहीं किया और वो सारा कुछ होता रही, लिंचिंग उन बच्चों की। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस पुलिस आई भी, आप लोगों ने पिछले 24 घंटों के अंदर काफ़ी गिरफ्तारियाँ भी की हैं, तकरीबन कोई 200 से ज़्यादा छापे भी मारे हैं। एक तो आप पहले मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा पुलिस ने क्या किया और अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें क्या चीज़ सामने आ रही है जी, सरफेस हो रही है? जी थैंक यू वेरी मच। इसमें बेसिकली जो आपने पहले बात की कि बड़ा अफसोसनाक वाकया बिल्कुल है ऐसे ही, और पुलिस का रिस्पांस इस पे आपने देखा होगा। जो आपने रियासत की रिट की बात की है, तो पहले 24 घंटे के दौरान हमने इसके ऊपर बड़ी मेहनत से काम किया। फर्स्ट उन्होंने रिस्पांस किया मौके के ऊपर, जब मौके पे रिस्पॉन्ड उन्होंने किया तो उसमें आपने देखा होगा कि एक तो उस इशू को हैंडल करना था ताकि वहाँ पे कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचे, कोई शहर में हंगामा आ रहा ही ना हो, उसको भी उन्होंने कंट्रोल किया। साथ साथ ये चूंकि एक अच्छा इंडस्ट्रियल यूनिट था, कैमरा कवर्ड था, तो कैमरों की फुटेजेस मौजूद थी। पहले 24 घंटे के दौरान उन्होंने सियालकोट पुलिस ने इस कैमरों की फुटेजेस के एनालिसिस करके और बाकी जो सीसीटीवी एविडेंस या जो सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर हुई थी लोगों के मोबाइल की बनी हुई, उनको उनमें से जो मेन क्रिमिनल्स थे, जो इंस्टिगेटर्स थे, जो सारे इस चीज को करने वाले थे, वो सारे आइडेंटिफाई किए। मेजॉरिटी को उसमें से अरेस्ट किया। तकरीबन पहले 24 घंटे में 118 लोगों को अरेस्ट किया। वो हम आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। लोगों को पुलिस के ऊपर एतमाद बहाल करने के लिए हम वो चीज शेयर भी कर रहे हैं सारे एविडेंस के साथ कि किसका वीडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक या बाकी एविडेंस के मुताबिक क्या रोल है, और साथ में उसको हवालात के पीछे बंद भी हम दिखा रहे हैं ताकि पुलिस के ऊपर भी लोगों का एतमाद बहाल हो। तो अभी उसके बाद अगले 12 घंटे में भी हमने 6-7 लोग जो मेजर इसमें इंस्टिगेटर्स थे और जो इसको एग्जीक्यूट करने वाले शामिल थे वो हमने अरेस्ट किए। साथ साथ आईजी पंजाब सारे प्रोसेस की इसकी खुद निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब की तरफ से भी डायरेक्शंस हैं, बाकी सारे डिपार्टमेंट भी सपोर्ट कर रहे हैं। इवन प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के साथ हम कोऑर्डिनेशन में है और इसकी एविडेंस कलेक्शन और प्रोसेसिंग को अच्छे साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं ताकि इस केस को एक टेस्ट केस के तौर पे देखा जाए और जो इस सारे अमल में लोग जो एक्यूज जो कल्प्रिट्स इन्वॉल्व हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। बिल्कुल ठीक है। कियानी साहब मुझे एक और चीज बताइएगा, जिस तरह भी आप बता रहे हैं और डीपीओ भी कंसर्न्ड है, आरपीओ, कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, आईजीपी, सीएम साहब, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे लोग बड़े इफेक्टिवली इसको देख रहे हैं। पूरी दुनिया से पाकिस्तान के ऊपर चीज़ें भी आ रही हैं और सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आपकी एनालिसिस क्या है, क्योंकि आपने वहाँ पर चीज़ों को ऑब्वियसली मॉनिटर भी कर रहे हैं, क्या हुआ है वहाँ पर? इतनी दरिंदगी किस तरह हो गई? ये लोग वहाँ पर काम करते थे और मज़हब को बनाकर ये सब कुछ वहाँ पर हुआ। और जिस तरह मैं पहले रेफरेंस दे रहा था मुनीब और मुगीस वाला इंसिडेंट, उसके बाद इस चीज़ का आना, किस तरह आप इसको एनालाइज करते हैं एज अ पुलिस ऑफिसर? देखें, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के तौर पे या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तौर पे हम फिलहाल तो एनालिसिस में शायद बहुत डिटेल में ना जाएं, लेकिन ये जरूर हम कर रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन को डिटेल में देख रहे हैं और जो सारा जो इशू जैसे अराइज हुआ वो प्रोग्रेस किया, क्या क्या इंस्टिगेटर्स थे, क्या क्या इश्यूज थे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रिस्पॉन्स था, वो जैसे ही इन्वेस्टिगेशन हमारी कंक्लूड होगी वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। बट पर्पज यही है कि जैसा आपने कहा कि सारी दुनिया से सवाल उठ रहे हैं, तो हमारी बीइंग
द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या पंजाब पुलिस हमारी जिम्मेदारी में शामिल है कि हम इसको एक अच्छी ट्रांसपेरेंट और लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करें, ताकि इस इशू को जिस तरह से हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए वो हो, और लोगों का इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर एतमाद भी हो, और साथ साथ आगे के लिए ऐसे वाकयात की पेशबंदी की जा सके। डीआई साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। ऐसा साहब आपकी तरह हूँ सर, आपको याद होगा एपीएस का वाकया हुआ, उसके बाद नेशनल एक वो एक्शन प्लान बनाया गया, फिर आप लोगों ने इसके ऊपर बड़ी मेहनत भी की। सर स्टेट की पॉलिसी क्या है इन चीज़ों को लेकर? ऐसे लोग इंस्टिगेट करेंगे, उसके बाद ये सब कुछ करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर इन जत्थों से बात कर लेंगे, चाहे वो टीएलपी हो चाहे टीटीपी हो, कोई भी ऐसी चीज लेगा, मजहब का नाम लेगा, फिर बाद में हम नेगोशिएशंस कर लेंगे, या क्या होगा सर? यही होगा जो आपने बताया है और जो हो रहा है, शौक ये अपनी पुलिस बदलने का, यही होगा, आप बेफिक्र रहें। सर इस सारे सिनेरियो के अंदर स्टेट अपनी वीकनेस दिखा रही है, स्टेट इस चीज को कंट्रोल कर रही है, कैसे आप देख रहे हैं? बिकॉज इसको लेकर ये आज का इंसिडेंट है, पुलिस भी बड़ा काम कर रही है, पकड़ भी रहे हैं, पकड़ने के बाद फिर क्या होगा? सही सवाल तब शुरू होता है कि फिर क्या होगा। सो क्या वीकनेस है, हम कंट्रोल नहीं कर सक रहे इस माइंडसेट को? कैसे आप इसको देखेंगे? नहीं, वीकनेस कोई नहीं है। मैंने आपको अर्ज किया कि जब स्टेट चाहे तो ये हो ही नहीं सकता कि को काबू किया जा सकता। आपने कराची में जो टेररिज्म उसको काबू किया, आपने फिर आप इधर आए वो है, आप बहुत जो नेशन थे या उनकी जो एक्टिविटीज कंट्रोल एक चाहती नहीं है लोगों को कंट्रोल करना। मैं आपको ये जो सारा है ना कि आया और मैं नहीं जानता, ये कोई सेमिनार या उस तरह का नहीं है, आप लिमिटेड और जो होगा आगे हम ये माइंडसेट जो हमारा बन गया है द लास्ट ये हमने अब से निकलना है। तो इब्न खल्दून को कोट करूंगा, वो कहते हैं कि अगर पुरानी एंशिएंट कस्टम और ट्रेडिशंस को अगर आप फॉलो करें ब्लाइंडली, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो जिंदा है वो जिंदा है, बल्कि जो जिंदा है वो मर गए। हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा अहम बात यह है, हमें करना ये चाहिए कि हम सबसे पहले तो प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करें कि हमारा ये प्रॉब्लम है, हम एक इनटॉलरेंट कौम बन चुके हैं, हम एक इंतहा पसंद बन चुके हैं। अगर हम ये कहें कि नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारे तब आप इस्लाम कुछ और कहता है और आप कुछ और कहते हैं, तो डिनाइल में नहीं रहना चाहिए, हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम प्रॉब्लम। तो दूसरी बात है जिसका सोल्यूशन है इंटॉलरेंस और वो है एजुकेशन। लेकिन एजुकेशन में और लिटरेसी में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, लिटरेसी ये है कि हमारी 62% लिटरेसी है या 50% लिटरेसी है। हमारी एजुकेशन वो 62% नहीं है। हमारी मुल्क की एजुकेशन शायद 1% भी कम है। आप PhD होंगे और आप कल से खाली होंगे। तो ये नंबर 2 को अब क्या कर सकते हैं? एक तो हमें बिल्कुल ह्यूमैनिटीज को और तो हमने फारिग किया है कि ह्यूमैनिटीज और ये चीजें हम नहीं, अरे किसी काम की नहीं है। ये हम पढ़ेंगे स्कूल्स में कॉलेजेस में पढ़ाएंगे और लोग ये पढ़ेंगे तो जॉब कहाँ से लेंगे? हमें ये समझना चाहिए कि वो अंग्रेजी में कहते हैं और रिलीजन इज नॉट एन एंटीडोट रिलीजियस वायलेंस। यानी अगर आप रिलीजन बढ़ा दें तो उससे जो वायलेंस है उस वायलेंस नहीं। हमें जो हेट स्पीच उसमें है आपके नेशनल प्लान का पॉइंट है हेट स्पीच को कंट्रोल करना। प्रॉब्लम क्या है यहाँ? हेट स्पीच को आप कैसे कंट्रोल करें? बाकियों को छोड़ें, जो हम रिलीजियस हेट की बात करते हैं, आपके जो सोसाइटीज के आइकन्स हैं, जो आपके रोल मॉडल्स हैं, वो 7 बजे से लेके 11-12 बजे तक टीवी पे क्या करते हैं?
वो इंटॉलरेंस पे रोक देते हैं, वो इंतहापसंदी को। और आपने देखा होगा 60 साल 70 साल के लोग एंग्री ओल्ड मैन को कहता हूँ, वो लड़ाइयां करते हैं। ये इज द फर्स्ट और एक्सक्लूसिविटी। तो मेरा ख्याल यह है कि उसकी तरफ हमें ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ओके साजिद कैन साहब, मुझे ज़रा ये बताइएगा, क्योंकि ये सवाल आपके लिए स्पेसिफिकली बहुत सारी तरफ से आया था कि वो लोग जो तमाशा देख रहे थे, उन्होंने अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं भी थी लेकिन तमाशा देख रहे थे और किसी ने रोका नहीं, सेल्फीज बना रहे थे और देख रहे थे किस तरह वहां पर ये सब कुछ दरिंदगी हो रही थी, उनको लेकर पुलिस ने क्या, आप लोगों ने क्या जो पर्चा दर्ज किया है, उन लोगों को भी अंदर इन्वॉल्व करेंगी या सिर्फ जिन्होंने ये सब कुछ दरिंदगी की है वही लोग इन्वॉल्व होंगे? देखें जी, पर्चा आपने देखा होगा, एक तो सबसे पहले हमने उसको पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया है ताकि ये पुलिस इसको खुद देखे, और इसमें चूंकि इशू इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव है तो स्टेट का रिस्पांस इसमें ठीक रहना चाहिए। सेकेंडली, पर्चे में जितने लोग मौजूद थे 800-900 सारे वो लिखे हुए हैं। वहाँ पे 160 कैमराज लगे हुए थे और तकरीबन उनकी 12 घंटे की फुटेजेस का एनालिसिस हो रहा है। टोटल 2000 आवर्स बनते हैं। उसके मुताबिक हर बंदे का रोल जो उसने वहाँ पे प्ले किया उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको उसी के मुताबिक उसमें FIR में रखा जाएगा। जो मेन इंस्टिगेटर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर लोगों को इंस्टिगेट किया है, किसी के पास डंडे हैं, किसी ने तशद्दुद में खुद हिस्सा लिया है, सपोर्ट किया है, कोई चीज ला के दी है, हर बंदे को इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होगी तो इंशाल्लाह जो एविडेंस के मुताबिक उसका रोल बनता है उसको उसी के मुताबिक उतनी सजा जरूर मिलेगी जितना उसका रोल बनता है इस सारे मामले में। बिल्कुल ठीक है। कैनी साहब थैंक यू वेरी मच, आई नो यू आर ट्रैवलिंग जी, थैंक यू वेरी मच। IG साहब आपसे मैं इनाम एहसान गनी साहब, ज़रा मुझे सर बताइएगा, सर हम ड्रिफ्ट कब कर गए? ये जो हमारा रिलीजन था, इस्लाम, हमारे रिलीजन की जो टीचिंग है, जो हमें बताया जाता है, जिसको हम पढ़ते हैं कुरान पाक को, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं, हम इससे ड्रिफ्ट कब कर गए? वो जिधर बताया गया था सब कुछ और माइनॉरिटीज़ के राइट्स बताए गए थे, किस तरह हमने चलना है, पूरी दुनिया कैसे गुजरनी है, हमारी जिंदगी कैसे गुजरनी चाहिए, सर वो सब कुछ कहाँ गया? ये ड्रिफ्ट आउट कब हुए हम लोग? हमें पता ही नहीं चला या हमें पता था ये सारी चीजों का? ये आपकी ड्रिफ्ट का आपको पता हो ना हो, लेकिन हुजूर को आपकी इस ड्रिफ्ट का पता था। हदीस आपने सुनी होगी जिसमें फरमाते हैं कि वक्त में या बाद में कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनको कम नॉलेज होगा, वो इंटेलेक्ट में बहुत कमी होगी और वो कोट करेंगे बेहतरीन लोगों को, बड़ी बड़ी दादियां होंगी और वो ऐसे शॉर्ट एंड गारमेंट्स पहनेंगे, शेव होंगे, करेंगे, लेकिन उनके एक्शंस बहुत गंदे होंगे। और वो एम ये करेंगे कि हम अल्लाह ताला की किताब पे अमल करते हैं, लेकिन उसको कोई ताल्लुक नहीं होगा। वो कुरान शरीफ तिलावत करेंगे लेकिन दिल से नहीं करेंगे, और वो इस्लाम से ऐसे निकलेंगे जैसे कमान से तीर निकलता है। यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कहा कि ये वो लोग होंगे सेंसलेस किलिंग ऑफ पीपल में इन्वॉल्व होंगे इस्लाम मजहब के नाम पे, उनका है और उनके साथ लड़ना है। बिल्कुल ठीक। और हमने ड्रिफ्ट कब किया? कर लिया, जो कर लिया हमने गो बैक टाइम और उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। आगे क्या करना है? क्या हमारे जो सरकारी उलमा हैं, जो बाकी मॉडरेट स्कॉलर्स हैं, क्या उनको वो अहमियत या वो इन्फ्लुएंस है उनका जो एक्सट्रीमिस्ट मौलवियों का है? क्या हम जो बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं, कुछ विजुअल पुश फैक्टर्स होते हैं, कुछ सोसाइटल फैक्टर्स होते हैं, क्या कभी हमने उनको एड्रेस करने की कोशिश? हमने नेशनल एक्सट्रीमिज्म पॉलिसी गाइडलाइंस बनाई, आज तक उस पर अमल तो किया नहीं है। आपने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई 2018-23, आज तक 3.5 साल हो गए उसको बने हुए, आज तक आपने उसको देखा है? हुकूमत किसी ने उसको खोला है, उसको पढ़ा है कि इसमें कम वक्त जो इतनी मेहनत की है इसके ऊपर क्या काम हुआ है? बिल्कुल आपकी जो सर पॉइंट आ गया जी आपका प्लान का पॉइंट सर मेरे पास टाइम बिल्कुल निकल, वेरी सॉरी एहसान गनी साहब, थैंक यू वेरी मच। साजिद कियानी ने हमें ज्वाइन किया था, फैसल ने हमें ज्वाइन किया था, लीना ज्वाइन किया था, आप सबका बहुत शुक्रिया।
एक तकलीफ दे वक्त है पूरे मुल्क के ऊपर, एंड पूरा पाकिस्तान प्रियंका की फैमिली के साथ खड़ा है। ये इस्लाम नहीं है, ये वो हमारा रिलीजन नहीं है जिसकी हमने एग्ज़ाम्पल, जिसकी तस्वीरें हमने सियालकोट में देखी। ये हमारा कुरान नहीं कहता, ये मेरा रसूल नहीं कहता। और ये जो मॉब मेंटालिटी है, इसको एड्रेस करना और इसको प्रॉपरली एड्रेस करना रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। अगर ये ज़िम्मेदारी रियासत पाकिस्तान पूरी तरह नहीं निभाती तो सवाल रियासत पर आएगा और रियासत की उस रिट के ऊपर आएगा जो मेरे ख्याल में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।